नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड महिला आरक्षण बिल को लेकर राजभवन ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब राज्य की सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राज्यपाल का आभार जताया है इस बड़े फैसले पर, और ऐसे में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर आभार प्रकट किया है। महिलाओं को सशक्तिकरण में जिस तरह से अब ये अहम भूमिका निभाएगा, ये सीधे तौर पर कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। नारी शक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। राज्य सरकार कड़े तौर पर कार्य कर रही है जिससे कि महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक बड़ा कदम राज्य सरकार की ओर से, राज्य सरकार निरंतर उस पर कार्य कर रही है, सीधे तौर पर यह कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और अब राज्य की सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। तमाम वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी महिलाओं को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। अब महिलाओं को जिस तरह से हर एक क्षेत्र में भागीदारी दी जाएगी, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और सशक्तिकरण का जो ये पथ है वो इस बिल के जरिए प्रशस्त हो जाएगा राज्य में। और ऐसे में उत्तराखंड महिला आरक्षण बिल को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। बेहद ही बड़ी सौगात महिलाओं के लिए, खास तौर पर अब राज्य के सेवाओं में भी 30% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। महिला वही उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भूधसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में पड़ी दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित कर दिए हैं। ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन्हें जमींदोज करने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले टीम होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते काम को फिलहाल रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि ये दोनों होटल दरारों के चलते पीछे की तरफ से झुक गए हैं। पिछले दिनों तकनीकी समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें सरकार को तत्काल जर्जर निर्माणों को ढहाने की अनुशंसा की बात कही गई थी। इन जर्जर संस्थाओं को किसी तरह से हटाया जाए। इन जर्जर संस्थाओं के कारण जान माल का क्या खतरा है, इसकी आशंका जताई जा रही है। जोशीमठ में दरारें लगातार लोगों को और डरा रही हैं। प्रशासन की ओर से अब तक 678 घरों को चिन्हित किया गया है। और ऐसे में तमाम जो मकान हैं इन्हें जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ में लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तमाम वो होटल्स जिन्हें जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अब बड़ा खतरा मंडराते हुए और खासतौर पर इनके अंदर जो दरारें आ रही हैं, कमरों में जो दरारें आ रही हैं, इससे जान मान का खतरा बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को बचाना है और लोगों को जान मान की सुरक्षा भी करनी है। सरकार की पहली प्राथमिकता यही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने की ओर आगे बढ़े। सरकार के साथ जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया भूधसाव जोन भी बनाया गया है। उसकी जल्द में 678 परिवारों यहां आ रहे हैं, इन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। सरकार प्रभावित परिवारों के लिए लघु और दीर्घकालिक योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपल कोटी गोचर
सहित कई स्थानों पर जहां भी सुरक्षित जमीनें उपलब्ध है, प्रभावियों को बसाने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ भूधसाव की समीक्षा कर रहे हैं। हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ आपदा में राज्य सरकार केंद्र से मांगे जाने वाले विशेष पैकेज के लिए अपनी तैयारी कर रही है। केंद्र और अथवा राज्य सरकार किसी भी प्रकार से जोशीमठ में जो समस्या आई है उससे निजात पाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। राज्य सरकार निरंतर इस पर प्रयास कर रही है और लगातार कवायद करते हुए जोशीमठ के लोगों को किसी तरह से वहां से रेस्क्यू किया जाए, इस पर राज्य सरकार अब अपना काम कर रही है। डेंजर जोन में है, जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे और 2 स्थान वहाँ पर खोज रहे हैं। भूवैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं, जियोलॉजिकल जो सर्वे है इत्यादि उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही वो सब ठीक पाया जाता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। चूँकि वो टीम आज वहाँ गई है और कल हमने उनसे जो बात करी थी कि एक तो जल्दी से जल्दी इस बात का ठीक प्रकार से जो कॉज है वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। उसके आधार पर हम केंद्र से देखिए, हमने 81 परिवारों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, लगभग 300 के लगभग लोग हैं और 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है, स्टेप बाय स्टेप। वह जोशीमठ आपदा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है और ऐसे में माहरा ने कहा कि सरकार के मंत्री जोशीमठ पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर से हॉलीडे मनाकर वापस आ रहे हैं, जबकि सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मंत्रिमंडल 20 सदस्य भी बनानी चाहिए थी, मंत्रिमंडल की टीम भी गठित करनी चाहिए थी, जोशीमठ में कैंप कराने चाहिए थे, लेकिन मंत्री जोशीमठ में जाकर हेलीकॉप्टर घुमाकर वापस आ रहे हैं। करण माहरा ने कहा कि इससे सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। करण ने कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चमोली के प्रभारी मंत्री है, लेकिन आज तक उन्होंने वहां कैंप नहीं लगाया। सुबह जाकर दोपहर को जोशीमठ से धन सिंह रावत वापस आ जाते हैं। निश्चित तौर पे ये आपके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हैं, इसको ये शो करता है। भाई किसी और सरकार रही होती, मुझे लगता है कभी ऐसी त्रासदी आई होती तो निश्चित तौर पर सरकार का मंत्रिमंडल की एक टुकड़ी वहाँ कैंप करती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, 1-2 घंटा लोगों के बीच में रह रहे हैं, उड़ के चले जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कम से कम 3 से 4 मंत्रियों को वहाँ कैंप करना चाहिए था और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। हाँ, अच्छा लगता
लोगों को भी अच्छा लगता, लोगों को लगता कि हमारे बीच में हमारी सरकार है और वो हमारे लिए सुध ले रही। लेकिन ऐसा है नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर इधर से उड़ रहा है, कभी उधर को उड़ रहा है। ये हो क्या रहा है? कितनी आप गंभीरता से ले रहे हैं, ये इस बात को शो करता है कि आज 10 तारीख हो गई, 22वां दिन है आज वहां के लोगों को आंदोलन करते हुए, जमीन में बैठे हुए, मांग करते हुए, पुकार करते हुए। 22 दिन में अभी तक किसी भी मंत्री ने एक रात वहां नहीं गुजारी। इससे बड़ा दुख क्या होगा? कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह वहां क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं कैंप कर सकता? 10 तारीख हो गई, सरकार कर क्या रही है? मैं धन सिंह रावत जी की बात करो, शिक्षा मंत्री हैं, वहां लोगों के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? लोग, अपना मकान टूट रहा है, माँ रो रही है, बाप बिलक रहा है, कारोबार बंद हो गया और बच्चों के प्री बोर्ड्स लिए जा रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री एक वहां आदेश जारी नहीं कर सकते थे कि 3 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होंगे, हम इनके एग्जाम्स बाद में ले लेंगे? इतनी संवेदनहीनता है, नहीं ध्यान दे रहे हैं। कोई मंत्री वहां रहने को तैयार नहीं। प्रभारी मंत्री जी क्या एक रात भी रुके? भाई, हमारे पहले दिन प्रीतम सिंह जी पहुंच गए, दूसरे दिन हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी पहुंच गए, उसी दिन मैं भी पहुंच गया, अनुकृति गुसाई वहां पहुंच गई, मैं वहां था, हमारे 3 महामंत्री वहां थे, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वहां हैं, हमारे कई विधायक वहां हैं, आज भी वहां सुमित हृदय जी वहां पहुंच गए हैं, अब भुवन कापड़ी आज पहुंचने वाले हैं। हम तो लगातार वहां जा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन मंत्रिमंडल के समूह को वहां होना चाहिए था, जो वहां नहीं है। निश्चित वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के डेलीगेशन को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लगातार 6 जनवरी से जोशीमठ आपदा जैसे गंभीर मामले के चलते कांग्रेस पार्टी सीएम से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा। इसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आक्रोशित भी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने आज शाम 6 बजे कांग्रेस नेताओं को मिलने के लिए समय दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस जोशीमठ के बारे में अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगी। लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। हम मिलना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, 6 तारीख से समय मांग रहे हैं। भैया आज 10 तारीख हो गई, इतनी बड़ी आपदा आ गई। जब आपदा में मुख्यमंत्री के पास मुख्य विपक्षी दल के सुझाव लेने का समय नहीं है, तो आखिर इस राज्य का कैसे भला होगा, ये सोचनीय विषय। मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी यात्रा में भी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे खड़गे जी प्रेस कर दे रहे हैं, जयराम रमेश प्रेस कर दे रहे, एआईसीसी से प्रेस हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी और राज्य का नेतृत्व भी सोया हुआ है। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू इस घटना का। बीजेपी और बीजेपी की सरकार, बीजेपी का संगठन बिल्कुल इसमें तैयार नहीं है। उन्होंने अभी तक कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई और इतने दिन से 18 दिन से वह आंदोलन चल रहा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंच गए, लेकिन आदरणीय महेंद्र भट्ट जी कल 9 तारीख को वहां पहुंचे हैं जनता के बीच में। ये दिखाता है कि वोट के लिए तो ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र जब बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है, उसमें ना कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, ना वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय यशपाल आर्या जी रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहेंगे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी रहेंगे, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी रहेंगे, मैं रहूंगा, मदन बिज जी रहेंगे और हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी और सजवान साहब यहाँ हैं और जो हमारे वरिष्ठ जन रहेंगे, उन सभी को हम कोशिश करेंगे वो डेलीगेशन वहाँ मिले और जो संघर्ष समिति और हमने मिलकर एक ज्ञापन बनाया है उसको भी हम मुख्यमंत्री को देकर कोशिश करेंगे कि लोगों को 1 टाइम सेटलमेंट के तहत उनको राहत पहुँचाई जाए और लोगों का जो रोजगार चले गया है, जो लोगों के घर आशियाने बिखर गए हैं, उनकी आंसुओं को कुछ पूछा जा सके। पर नज़र बनाए हुए हैं, उनसे मिलने का समय देना चाहिए था। जो हालात हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो आपके सामने है। बहुत गंभीर स्थिति जोशीमठ के अंदर है और जब आपदा आई, आपदा के बाद जोशीमठ के लोग लगातार धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस वहाँ पर निकालते रहे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं गया और इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता है। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए और मुझे अभी ज्ञान तो आ कि मुख्यमंत्री जी ने 6 बजे का समय दिया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मतलब मुख्यमंत्री जी से समय लेने के लिए भी इतनी मशक्कत करनी अगर पड़े। वही सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जोशीमठ के मामले को 16 जनवरी के लिए लिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती। इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। बता दें कि जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र में भूत रिसाव के मामले में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अव्यक्त
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में जोशीमठ में भूधसाव की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा त्वरित राहत देने के लिए और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की गई। जोशीमठ में सोमवार शाम तक 9 वार्ड में 678 मकानों की पहचान हुई, जिनमें दरारें आई हैं। सुरक्षा की नजर से 2 होटल को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बंद किया गया है। 16 जगहों पर अब तक कुल 81 परिवार विस्थापित किए गए हैं। जोशीमठ में सरकार का दावा है कि अब तक 19 जगहों पर 213 कमरे और 1191 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाकर रखी गई है। वही जोशीमठ आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने क्या कहा कि अभी विभाग की तरफ से 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें जल रिसाव के साथ साथ आ रही मिट्टी की जांच हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट से होगी। साथ ही जोशीमठ के लिए GSI की टीम भी रवाना हो चुकी है और इसके साथ विभाग ने विस्थापन के लिए भी जिन जमीनों की तलाश की है उनकी CBRI द्वारा जियोलॉजिकल जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। लोग ही बता सकते हैं मिट्टी किस तरह से निकल रहा है। वो हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उसमें रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्लियर होगा। सर कब तक शुरू हो जाएंगे इसका जो शेड्यूल क्या परसों बैठक हुई थी सीएम साहब वाली, तो उसमें कुछ एजेंसी 2 चीज हमें तत्काल चाहिए, जो कि हम 2 दिन के अंदर GSI की टीम जा रही है। पहला तो 3 जमीन हमने चिन्हित किया है, वो 3 जमीनों का जियोलॉजिकल स्टडी, ताकि वहाँ पे जो हमको रिसेटल करना है लोगों को, उसके लिए हम कार्रवाई कर सकें आगे। दूसरा हमें चाहिए CBRI से जो घरों के डिज़ाइन बनने हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, और प्लस जो वेंडर जो कि जल्दी बना दे, वो CBRI से चाहिए हमें। तो ये 2 चीज़ हमको सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए। लोग ही बता सकते। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागीय मंत्री के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विभाग की तरफ से लगातार गन्ना किसानों के हित में काम किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही पिछले वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल के विषय को छोड़ दिया जाए तो उस राज्य में गन्ना किसानों के भुगतान को सरकार की तरफ से 100% देने का काम कर दिया गया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है, सरकार के लिए कही जा सकती है। और ऐसे में दूसरी तरफ हरिद्वार से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र ज्योति ने कहा कि उनके द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि गन्ना किसानों के पिछले बिलों का भुगतान किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। अभी गन्ने की जो फसल है और फसल की कटाई लगभग आधे पर पहुंच चुकी है और सरकार द्वारा अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि गन्ना मूल्य की घोषणा बढ़ती महंगाई के अनुपात में अधिक से अधिक पंजाब की तर्ज पर गन्ना मूल्य वो घोषित करें, ताकि अभी किसान जो है संचय में है, ताकि उस संचय से पर्दा हटे। और किसान, मैं खुद किसान परिवार से हूँ और किसान जो फसल बेच रहा है उसको उसकी फसल का जो दाम है, वो मूल्य है, वो पता चल सके। इकबालपुर शुगर मिल लगभग 2017-18 और 18-19 का किसानों का 100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया किसानों का चीनी मिल के ऊपर है। आज जो इस करंट सीज़न का जो सत्र शुरू हुआ है, नवंबर 20 के आसपास वो सत्र शुरू हुआ था, वो पेमेंट का सिर्फ बकाया है। पिछले सारे सत्रों का पेमेंट जो है सरकार क्लियर कर चुकी है। जो पिछला सत्र था जो जिसमें 250 करोड़ की देनदारी सरकार की थी, वो हमने पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तराखंड में कि एक पराई सत्र शुरू होने से पहले पिछली पराई सत्र का पूरा पेमेंट हमने क्लियर किया था। और इस बार भी जो हमारे गन्ना किसानों का पेमेंट का जो इशू है, जो 2 महीने का सत्र का है, उसकी फाइल हमने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दी है। बहुत जल्द फाइनेंस हमको बजट मिलेगा और हम वो पेमेंट भी क्लियर करेंगे। जो वह अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले पर मंगलवार को भी कोट में फैसला नहीं हुआ। मामले में मुख्य आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकिता के नार्को टेस्ट पर अब
अंकित के नार्को टेस्ट पर अब 11 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। नार्को टेस्ट करवाना है या नहीं, इसको लेकर कल कोर्ट का फैसला आएगा। अंकिता हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी पुलकित, सौरव और अंकित के नार्को टेस्ट को लेकर के यह बड़ी बात, जिसमें कि अब नार्को टेस्ट के लिए फैसला आएगा। नार्को टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड में अभी फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ है। इससे पहले ही अल्मोड़ा के जंगल धधकने लगे हैं। अल्मोड़ा के अलग अलग जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है, जिससे जंगल धू धू कर जल रहे हैं। दावानल की घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होती है। फायर सीजन के शुरू होने पर अभी 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन जंगल अभी से आग की भेंट चढ़ने लगे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी इस सीजन में बारिश नहीं होने के कारण जंगलों में आग लगने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। फिलहाल वन विभाग ग्रामीणों की मदद से आग की घटनाओं से निपटने का काम कर रहे हैं। लगभग 3 महीने हो गए हैं और मध्य हिमालय क्षेत्र में बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। मौसम बहुत ही सूखा है, जिस कारण से वन क्षेत्रों में तथा वन पंचायतों में भी और खेतों में भी सूखी घास बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके न कटने के कारण वो एक फ्यूल का कार्य कर रही है। तो छोटी छोटी घटनाएं अल्मोड़ा जनपद में भी हो रही हैं, जिसमें कि लोगों के खेतों की आग या फिर छोटी सी आग भी बड़ा रूप ले रही है। इसको लेकर वन विभाग वर्तमान में गांव वालों के सहयोग से जहां भी ऐसी घटना की सूचना आ रही है, अपने जो भी सीमित संसाधन है उनका प्रयोग करके उनको बुझाने का प्रयास। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि 18 गंभीर अपराधों की समीक्षा अब PHQ स्तर से की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वीक में विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने अपने मतहातों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। ये शिकायतें नहीं है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, जैसे डकैती विद मर्डर, लूट विद मर्डर, मर्डर ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स, है ना, रेप विद मर्डर, सामूहिक बलात्कार, ऐसे 18 तरह की किस्म के गंभीर अपराध है। शिकायत नहीं है, अपराध है। तो उसका संबंध में मॉनिटरिंग मुख्यालय लेवल से भी हो। वही अल्मोड़ा पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के इनामी राजेश कुमार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। राजेश कुमार पर सरेआम सोमेश्वर में कैमूना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55 लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। वर्ष 2020 में सोमेश्वर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, और जिसमें कैमूना क्रेडिट सोसाइटी एक सोसाइटी थी, जिसके द्वारा लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया था। करीब 90 लाख रुपए इकट्ठा किया गया था, और बाद में उन लोगों ने कुछ पैसे तो दिए, लेकिन बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 5 लोग नामजद मुलजिम थे, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो रखी थी, एक व्यक्ति गिरफ्तार होने से बाकी था, जो कि राजेश कुमार था, और ये पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था। और इसके लिए गिरफ्तारी करने के लगातार प्रयास किए गए थे, पुलिस खाते नहीं चल रहा था, तो इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिसपे कि हमारी अल्मोड़ा पुलिस की टीम, SOG की टीम ने मिल करके इसको गिरफ्तार। वह राजधानी की रायपुर पुलिस ने 4 लाख से अधिक कीमत की चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से चरस की सप्लाई करते थे, जिससे उनकी कॉल डिटेल ट्रैप ना हो जाए। ये दोनों तस्कर सुरेश पवार और विपिन सिंह बड़कोट जिला उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे IG साहब, सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स
से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो। तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और एसएसआई रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है सुरेश पवार, ये पिंड की हनुमान चट्टी बड़कोट का रहने वाला है, और दूसरा है विपिन सिंह, ये भी बड़कोट का ही रहने वाला है, हनुमान चट्टी का ही। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर रुड़की से, जहां रुड़की में खेत में काम कर रही किसान का मर्डर हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि यूसुफपुर बालेकी गांव में ये बड़ी वारदात हुई, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।